आज हमारे ट्रिप का 7वां दिन है और हमने जो ट्रिप इस्तांबुल से स्टार्ट किया थे, बुरसा से होते हुए कुशादसी, फिर बोडरम और डालियन की तरफ अब हम जा रहे हैं। डालियन यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का फासला है। डालियन को मैंने क्यों चूज़ किया, उसकी एक मेन वजह तो वहाँ का जो दरिया था वो बहुत खूबसूरत, और वहाँ पे एक टर्टल बीच है जो हम देखना चाहते हैं। और उसके अलावा जो वहाँ का मेडिटेरेनियन सी के ऊपर बीच है, बड़ा प्रेस्टीन और ख़ूबसूरत और प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ आप कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं और वहाँ पर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वो विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ ही होटल का रिव्यू भी दूंगा। चलें अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं अभी। आप दुनिया के किसी हिस्से से भी आ रहे हैं, डालियन एक ऐसी जगह है जो आपके दिल में जगह बनाएगा, आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले कि हम इसको एक्सप्लोर करें, चलते हैं पहले अपने होटल की तरफ, क्योंकि पहले रेस्ट और उसके बाद एक्सप्लोरेशन। लेट्स सी आवर होटल नाउ। हम लोग अभी डालियन में अपने होटल के पास पहुंचे हैं। ये होटल हमने ऑनलाइन चेक किया था, पैराडाइज क्लब विलाज हैं। और यहाँ पर जो मेन हमने चीज़ देखी थी, दरिया के किनारे पे था, इसी वजह से हमने इसको बुक किया है। यहाँ पे एक मेन स्विमिंग पूल है। इसके अलावा हमने जो 2 बेडरूम वाला एक विला, यहाँ पे सारे विलाज ही हैं, हमने 2 बेडरूम वाला विला लिया है, जो कि हमें तकरीबन $150 जो कि तकरीबन 1200 टर्किश लिरा और 23,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है। हमने पर नाइट के हिसाब से था, हमने 3 नाइट के लिए इसको बुक किया है। जहाँ तक रूम्स की बात है तो यहाँ पे 2 बेडरूम हैं जो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, नीचे एक लिविंग रूम है और किचन है। किचन में तकरीबन हर चीज़ मौजूद है हमारे पास, हम कुकिंग कर सकते हैं। ये टर्किश स्टाइल की केटल जो आपको नज़र आ रही है, एक में ये टर्किश लोग जो बहुत स्ट्रॉन्ग कावा बनाते हैं, दूसरे में गर्म पानी होता है जो मिक्स बना करके वो पीते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी खुशी हुई कि यहाँ पे चलो बर्तन वगैरह हैं तो हमें घर का खाना भी मिलेगा। ये तो अभी वक्त डिसाइड करेगा कि वह पकता है या नहीं, लेकिन एक फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, डाइनिंग टेबल भी है सारा। लिविंग रूम में फिर यह है कि एक और अहम चीज़ है कि अगर आप जुलाई अगस्त में आते, गर्मी ज़्यादा होती है, तो एयर कंडीशन होना चाहिए। तो दोनों बेडरूम्स में और लिविंग रूम में जो है ना एयर कंडीशन था। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि आपको आपका अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल है, दरमियाने साइज़ का है, बच्चे बहुत डीप भी नहीं है, बच्चे आराम से सेफ तरीके से यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ लगी। और स्पेशल जो इसका एनवायरनमेंट था, जो मोरल जो दीवार पे तस्वीरें बनी थी और बड़ा एक अच्छा सा माहौल बना हुआ था। और इसके अलावा सन बेड वगैरह तो थे ही। ये भी था कि अगर जो सफाई करने वाला इसकी आता है पूल की, तो उसके लिए सेपरेट एग्जिट, ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको ये बना हुआ, क्योंकि आपके घर के विला के अंदर से आने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बेडरूम ऊपर है, चलो देखते हैं बेडरूम्स को। तो एक जो बेडरूम था उसमें उन्होंने वो 2 सिंगल बेड रखे हुए थे, और जो दूसरा बेडरूम था उसमें उन्होंने जो एक मास्टर बेडरूम, बड़ा डबल बेड जो रखा हुआ था। तो अब अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो कमरे स्प्लिट हो सकते हैं, और अगर आप लकी या अनलकी आपके पास 2 वाइफ्स हैं तो आप उधर उधर रख सकते हैं। ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन ये है कि एक आप इजीली यहाँ पे अच्छे तरीके से आप अपने हॉलीडेज़ गुजार सकते हैं। बेडरूम स्ट्रेस तो थी, लेकिन बेडरूम ऊपर मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे फिर आपकी बालकनी दोनों बेडरूम की है, और यहाँ से आपका जो व्यू बाहर का बनता है ना, वो ज़बरदस्त है, ना कि गार्डन का सिर्फ, बल्कि आपको पीछे पहाड़ों का भी व्यू बहुत अच्छा बनता है। तो इस लिहाज से वी आर वेरी प्लीज्ड विद दिस प्लेस, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में और शहर से बाहर की तरफ थी। बड़ी खामोशी भी हमें यहाँ पर मिली। तो चलते हैं अभी रेस्टोरेंट को देखते हैं कि यहाँ का जो रेस्टोरेंट है वो किस तरह का है। तो लेट्स सी देयर, एंड वी आर हंग्री टू, सो वी हैव टू ईट समथिंग एज वेल।
तुर्की में आप एक चीज़ देखेंगे, ब्लू आई। ये ब्लू आई क्या, मार्बल के अंदर ब्लू कलर की होती है आई, आँख बनी है। ये नज़र को यानी रोकने के लिए, इवल आई के लिए इन्होंने एक कल्चर का हिस्सा, जैसे हमारे पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पत्ते बांध देते, बच्चा पैदा होता है, तो ये यहाँ का भी एक कल्चर है। लोग यहाँ पे लेके भी जाते हैं। इसकी हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन ये कि लोग ज़रूर यहाँ पे इसको लेते हैं। तो यहाँ पर जो इनका आउटडोर रेस्टोरेंट है, बिल्कुल उसके दरिया के ऊपर बना हुआ है, और यहीं पे हम अपना मील करेंगे। और यहाँ पे बोट्स जो है ना आ जा रही हैं। तो पीछे दूसरी तरफ जो है वो पहाड़ है, और ये तो एक बड़ा अच्छा खूबसूरत समझे दिल फ्रेब और बड़ा रोमांटिक सा माहौल है, सुकून देने वाला माहौल है, कोई शोर नहीं है। बिल्कुल दरिया जो है वो भी बड़ी खामोशी के साथ बह रहा है, और बोट्स जो आ रही हैं, छोटी बोट्स आ रही हैं, कोई इतना शोर भी नहीं है। तो इस लिहाज से तो ये बहुत खूबसूरत लगा हमें रियली। और अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी हमने, जो ब्रेड खा रहे थे वो नीचे फेंकी है, तो वो जो फ़िश उधर थी काफ़ी सारी वहाँ पे आ गई, छोटी छोटी आई, फिर बड़ी फ़िश भी आ गई। तो पीस बड़ा सारा है, तो उनके काबू नहीं आ रहा। देखते हैं अब होता क्या है, ये करते क्या है। तो ये देखें, ये फिश, अच्छा इधर एक और हमें एक और फिश भी इकट्ठी हो रही है, लेकिन टर्टल भी हमें इधर नज़र आया है। ये देखिए कि टर्टल भी आ रहा है। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमने इस टर्टल को देखा है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि हम टर्टल्स यहाँ पे पाए जाते हैं उनको भी देखें। तो ये फ्रेश वाटर है, यहाँ पे ये टर्टल भी मौजूद है। ये भी अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है कि इसको भी कोई बाइट मिले यहाँ से। तो देखते हैं अब कौन जीतता है। अच्छा, ये जो इधर जमकटा मचा हुआ है फिश का, छोटी बड़ी का, और दूर से हमने देखा जो डक्स भी आ रही है। तो चलो देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है। होता तो वही है, ताकतवर जो होता है वही जीतता है, लेकिन इधर देखते हैं कौन जीतता है। ले देखें जी, वो जो बड़ी सारी डक्स आई हैं, मछलियाँ थोड़ी सी आगे पीछे होगी। ओ, एक ने पकड़ लिया है। कुछ छोटे पीस नीचे गिर रहे हैं जो दूसरी भी खा रही हैं, और कुछ मछलियों के पास भी छोटे छोटे पीस आ गए। तो ये देखें, एक बड़ा जो ना माहौल बना। टर्टल भी उधर है, फिश सारा जो है ना एक हमें तो बहुत अच्छा लगा। लेक्स वगैरह में डक्स वगैरह होती हैं, लेकिन ये सारा कुदरती माहौल है, ये नेचर में है। ये दरिया बह रहा है वहाँ पे, पूरे वहाँ पे आगे पीछे सारी चीज़ें जो मौजूद हैं, और इसलिए हमने इस माहौल को बहुत एंजॉय किया। आप देख रहे हैं बोट्स भी चल रही हैं। ये जो दरिया है तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत बड़ी लेक है, वहाँ से ये चलता है, और जो मेडिटेरेनियन सी है, बहरा रोम जिसको बोलते हैं, उसमें जाके गिरता है, जो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पे है। वो इंशाल्लाह हम उसको विज़िट करेंगे। तो इस जगह पे हमारा तो अभी दिल यही चाह रहा है कि हम यहीं पे जो अपने बाकी मील्स वगैरह करेंगे, हम लोग 1 या 2 दिन यहीं पे स्पेंड करेंगे। उसके बाद 1 दिन कहीं आउटिंग के लिए भी जाएंगे। यहाँ काफ़ी हमें बेहतर लग रहा है, सुकून की जगह लग रही है। साइकिल तो मैंने नहीं चलाई, लेकिन एक चहलकदमी मैंने ज़रूर किया जिसका मुझे शौक़ है। एक तरफ दरिया, पहाड़, ग्रीन, और उसी के साथ वॉक करता हुआ मैं एक बाग था, पोमोग्रेनेट यानी अनार के बाग में पहुंच गया। यहाँ पे जो अनार के दरख्त है उसका फ्रूट काफ़ी बन चुका था, अभी पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ, खाने के काबिल तो नहीं हुआ। लगता है कि इनका साइज़ काफ़ी
बड़ा होगा। हमारे अलीपुर के अनार तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन यहाँ भी अनार बहुत पॉपुलर होता है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी है कि यहाँ पे जो प्रॉपर गार्डनिंग तो थी लाइनों में हर चीज़, लेकिन जो वाटर का ड्रिपिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है यहाँ। इससे वाटर बहुत कंजर्व होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि खुला पानी लगा दो और पूरा वाटर वेपोरेट हो जाता है, दरख्तों को कम मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है वाटर को कंजर्व करने का। इसके अलावा मैंने कुछ अंजीर के दरख्त देखे। अंजीर का फ्रूट आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन होता है, बाद में ये पर्पल सा हो जाता है जब पक जाता है। ऑलमोस्ट ये अगस्त का महीना है, तो ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। 1-2 हफ्ते में ये मार्केट में आ जाएगा। आपको मौका भी मिले तो इसको ज़रूर इंजॉय करें। इसके अलावा कुछ लाइम के, माल्टो वगैरह के दरख्त भी हमने देखे, यहाँ पे काफ़ी मौजूद थे। अभी हमें तो लग चुकी भूख, ठीक है, अभी हमने खाना खाना है, तो चलते हैं खाना के यहाँ एक्सप्लोर करते हैं। खाना जो होता है एक ट्रिप की बड़ी अहम चीज़ होती है। हमने डिसाइड किया कि हमारे पास किचन है, तो हम नाश्ता घर में बनाएंगे। तो उसके लिए हमने कुछ ब्रेड वगैरह चीज़ें वगैरह ली, यहाँ से मिल्क वगैरह लिया। तो अगर तर्किश आपको नहीं भी आती तो यहाँ पे प्राइस लिखी होती है, आप चुप करके उठाएं, काउंटर पे जाएं, क्रेडिट कार्ड से पे करें या आप कैश पे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी है। इन सारी चीज़ों को खरीदने के बाद हमने घर में नाश्ता बनाया और काफ़ी 7 दिनों के बाद हमने अपना घर का जो ट्रेडिशनल अंडा बनाते हैं वो खाया। हमने उसको बहुत इंजॉय किया और दैट वाज फैंटास्टिक। ओके, डिनर नहीं बना सके हम, लंच नहीं कर सके। अच्छा, खाना हमारा आ चुका है। देखते हैं, ये तो पापड़ होता है, इसको पापड़ हम जो हम मतलब ये तो मैं तो शौक से लेता हूँ। और ये चिकन टिक्का है, कोई चटनी आ गई है, साथ सैलड है और डम्पलिंग। इसमें क्या है? ये डम्पलिंग। सॉरी, या ओके। अच्छा, कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं हमने देखा जहाँ पे कुत्ता हमें ना मिले। ये देखे आराम से बैठा हुआ है, तंग नहीं करता। हाँ, अच्छा। डम्पलिंग लगता है आपको काफ़ी पसंद आई है, हाँ हाँ। चाइनीज़ फूड लगता है इन फूड से, जहाँ पे इंडियन बहुत कम रेस्टोरेंट हैं और चाइनीज़ मैक्सिकन फूड से लगता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी डालियान में है। तो मेरे ख्याल में हर बंदे को हर चॉइस यहाँ पे मिल जाती है। Whole universe, my God! I think during our trip. ना जगह अच्छी है। ये है वेजिटेबल साग है जो मैंने कहा, मतलब स्पिनच के साथ और वेजिटेबल के साथ है। और ये गार्लिक नान है और वो हमारे पास प्लेन नान है। और ये तो डम्पलिंग पीछे करो, हाथ पीछे करो, डम्पलिंग देखने दो। ये डम्पलिंग है और मेरे ख्याल ये तो आपको तो हमारे बहुत पसंद आई है। हाँ, और हाँ, ये क्या, ये कौन सी है, ये क्या है? ये बीफ है, बैम्बू के साथ कोई बनाते हैं, उसके लीव्स के साथ। तो ये चाइनीज है। Beef with bamboo shoots and water chestnuts. And water chestnuts. So and ये तो टिक्का है। तो यहाँ पे हमें अभी तक जितने दिन हमने गुजारे हैं, पहला हमें इंडियन या देसी फूड मिला है या बच्चों को वो चाइनीज़ मिला है। तो I'm going to start now because I'm super hungry. See you later. पोर्शन बड़े थे इसलिए हम फिनिश नहीं कर सके, लेकिन बड़ा मज़ा आया यार। खाना थोड़ा सा अगर देखा जाए तो हमारे 2 बड़े और 2 बच्चों ने, सब ने अपने भी डिश लिए थे। 269, बिट एक्सपेंसिव साइड, लेकिन है कि कभी कभार खाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने इन्जॉय किया। ये जो नक्शे पे आपको कोचिस लेक नज़र आ रही, बहुत बड़ी लेक है। वही जो लेक है, वहीं से जो डालियन रिवर है, जो डालियन टाउन के अंदर से होकर गुजरता है, वही आता है। और मेडिटेरेनियन सी नीचे है, जहाँ पे आके ये पूरा ड्रेन होता है। तो इसमें 2 मेन चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं। एक कारिता बीच है, जिसको टर्टल बीच कहते हैं, आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर बाई एयर आते हैं तो आपको डालमन एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा, वहाँ से 45 मिनट्स डालियन का सफ़र है, वो आप जहन में रखें। और अगर आपको मड बाथ का शौक़ है तो वो भी उधर अवेलेबल, आपको बोट लेके जानी पड़ेगी ऊपर। फाते का एरिया इस साइड पे अगर आप आते हैं, थोड़ा करीब तरीन में, लेकिन पैराग्लाइडिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सीनिक जगह है।
लेकिन टूरिस्ट ही है। तो इसके अलावा दूसरी अगर मड बात तो खैर आप करना चाहें, कनौज का जो एरिया है यहाँ पे जो वो टूम्स हैं, उनके मज़ार थे पुराने, जो तारीखी लिहाज से बादशाह थे, और मरनमस एक और बहुत बड़ा टाउन है, क्राउडेड है, इसलिए हमने तो सुकून के लिए डालियन में आए थे और इसी को हमने एंजॉय किया। चलो चलते हैं, अब बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं डालियन में क्या है। डालियन का छोटा सा बाज़ार है, हार्बर के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे आप अगर चाहें तो सवेनियर ख़रीद सकते हैं। सारे होटल भी इधर ही हैं, रेस्टोरेंट्स भी इधर करीब में ही हैं ज़्यादातर। स्पेशली अगर आपने कोई लकड़ी का सामान लेना है, हम मतलब बच्चे अक्सर इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, हमने भी कुछ ख़रीदा यहाँ पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। अगर आप भी लेना चाहें तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। स्पेशली ये जो लकड़ी का मिरर अंदर लगा हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी चीज़ ख़रीदना चाहें, ये लकड़ी की मुख्तलिफ चीज़ें हैं या यहाँ का टर्टल है, वो आप ले सकते हैं। तो देयर प्लेंटी टू बाय फ्रॉम। डालियन में एक और बड़ी अहम तारीख़ी चीज़ देखने की है, वो लीसियन रॉक टॉम्ब्स हैं। ये उनके जो बादशाह होते थे, उनकी वो जो कब्रें बनाते थे, वो पहाड़ों के खोद के बनाते थे। अब आपको इसको एक्सेस करने के दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि सामने कैफ़े दरिया के दूसरी तरफ, अब वहाँ बैठ के आराम से चाय पिए और दूर से देखें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप बोट पे, जैसे मैं अभी बोट पे आया हूँ, बोट यहाँ से गुजरती है, उस बोट के साथ आप ये पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट बोट करवाते हैं तो बोट आपको दूसरी तरफ ड्रॉप भी कर लेगी और फिर पिक भी कर लेगी, लेकिन उनके करीब जाके आपको उतना अच्छा सीन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने बोट का सहारा लिया है। इसे हम देख रहे हैं और इसमें ये देखें पहाड़ों को काट के कितनी मुश्किल से, क्योंकि ये कानो सिटी था यहाँ का एक बहुत पुराना, समझे कि 10वीं सदी जो बिफोर क्रिश्चियनिटी था वो उस वक्त था, और एक हार्बर सिटी था, और उसकी रिमेन्स जो है वो जस्ट इसके पीछे पिछली तरफ है। ये उसके जो टूम्स है बादशाहों के, उनके जो कब्रें बनती थी, ये बिल्कुल सामने बनाई हुई हैं दरिया के। और एक लिहाज से तो मेरे ख्याल में इसकी वर्शिप होती होगी, उनको प्रिजर्व किया गया जाता होगा। ये मेडिटेरेनियन रीजन में और भी जगहों पे मौजूद हैं सारी। तो ये पूरा एक सिटी था तारीख़ी लिहाज से। ये बेजेंटाइन से पहले भी, ऑटोमन एम्पायर से पहले की बातें हम कर रहे हैं। तो लेकिन उसकी रिमेन्स मौजूद है क्योंकि पहाड़ों को काट के बनाया गया था। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक अमेजिंग चीज़ है। अच्छा, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा करीब से दिखा सकूँ ये जो सारे उसके काउनस सिटी जो था, उनके जो रिमेन्स हैं, जो बादशाहों की कब्रें बनी हुई हैं। वैसे आम तौर पे तो कब्रों को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, लेकिन ये पता नहीं उन्होंने किस तरह पहाड़ों को खोदा है, किस तरह तराशा है। तो अगर हम इसको करीब से देखते हैं तो ये तो एक बड़ा समझें कि आर्ट का वर्क भी है, और अपने इन बादशाहों की पूजा भी करते थे, और यहाँ पे पता नहीं एक्सेस भी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में एक दिखाने के लिए दूर से उन्होंने एक प्रिजर्वेशन का एक अपना तरीका ढूंढा था। तो इट्स अमेजिंग। मेरे ख्याल में अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर विज़िट करें।